गीत, गजल, शायरी, कविता, कव्वाली, नुक्कड़ ये ऐसे माध्यम हैं जिसके जरिए हमारे बीच, हमारे समाज में रहकर हम में से ही कुछ लोग समाज का आईना या यूं कहें कि समाज की एक अनकही तस्वीर शब्दों में पिरोकर समाज तक पहुंचाते हैं और वो कवि कहलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। इसी क्रम में आज रेडियो एमिटी 107.8 एफएम के माध्यम से हम एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने समाज के इन प्रसिद्ध कवियों के जीवन से जुड़ी बातों के बारे में और उनकी रचनाओं, उपलब्धियों और दिलचस्प किस्सों के बारे में आपको बताएंगे अपने इस नए शो साहित्य की सुनहरी यादों में। तो चलिए करते हैं अपने इस नए शो की शुरुआत कविता पाठ के साथ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये चंद लाइनें थी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना अभी न होगा मेरा अंत की। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। अभी उन्हें काफी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि सरस्वती की साधना करके शब्दों को अर्थ प्रदान करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्हीं में से एक कवि थे। निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से थे। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चित साहित्यकारों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के घड़कोला नामक गांव में हुआ। जन्म तिथि न पता होने के कारण माघ मास में वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। क्योंकि उनका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन वसंत पंचमी थी। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए वे सूर्य कुमार कहलाए। निराला जी ने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान हाई स्कूल तक हिंदी, संस्कृत और बंगला का स्वतंत्र अध्ययन किया। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जो काम किए वो कुछ इस प्रकार हैं। 1918 से 1922 तक महिषादल राज्य की सेवा, उसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य। 1922 से 23 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन, 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय और वहां से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबद्ध रहे। 1942 से 1961 मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। निराला जी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। निराला जी ने जो कुछ लिखा वो काबिले तारीफ था। उनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। तो अब वक्त हो चला है म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कवि निराला के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम की खास पेशकश साहित्य की सुनहरी यादें। और आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। कहते हैं एक वृद्धा ने घनघोर जाड़े के दिनों में निराला को बेटा कह दिया। वृद्धाएं प्राय युवकों को बेटा या बच्चा कहकर संबोधित करती हैं। वह वृद्धा तो निराला को बेटा कहकर चुप हो गई, लेकिन कवि निराला के लिए बेटा एक अर्थवान शब्द था। वे इस संबोधन से बेचैन हो उठे। अगर वे इस बुढ़िया के बेटा हैं तो क्या उन्हें इस वृद्धा को अर्थात अपनी माँ को इस तरह सर्दी में ठिठुरते छोड़ देना चाहिए? संयोग से उन्हीं दिनों निराला ने अपने लिए एक अच्छी रजाई बनवाई थी। उन्होंने इस रजाई को उस बुढ़िया को दे दिया। यह एक साधारण उदाहरण है कि शब्दों को महत्व देने वाला कवि शब्दार्थ की साधना जीवन में कैसे करता है। यह साधना केवल शब्द पर ही विश्वास नहीं पैदा करती, वह आत्मविश्वास भी जगाती है। निराला जी के जीवन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा कुछ इस प्रकार है। जिन दिनों निराला इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यशस्वी वाइस चांसलर अमरनाथ झा भी वहां थे। शिक्षा, संस्कृति और प्रशासकीय सेवाओं के क्षेत्र में अमरनाथ झा का डंका बजता था। उनका दरबार संस्कृत कर्मियों से भरा रहता था। अमरनाथ झा ने निराला को पत्र लिखकर अपने घर पर काव्य पाठ के लिए निमंत्रित किया। पत्र अंग्रेजी में था। निराला ने उस पत्र का उत्तर अपनी अंग्रेजी में देते हुए लिखा, आई एम रिच ऑफ माई पुअर इंग्लिश। I was honored by your invitation to recite my poems at your house. However, more honored I will feel if you come to my house to listen to my poems. अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो वो कुछ इस प्रकार है। मैं गरीब अंग्रेजी का धनिक हूँ। आपने मुझे अपने घर आकर कविता सुनाने का निमंत्रण दिया। मैं गौरवान्वित हुआ, लेकिन मैं और अधिक गौरव का अनुभव करूंगा यदि आप मेरे घर आकर मेरी कविता सुनें। निराला तो कहीं भी किसी को भी कविता सुना सकते थे, लेकिन वे वाइस चांसलर और अपने घर पर दरबार लगाने वाले साहित्य संरक्षक के यहाँ जाकर अपनी कविताएं सुनाना नहीं चाहते थे। यह शब्दार्थ का सम्मान, सरस्वती की साधना का सच्चा रूप था। तो वहीं एक और किस्सा निराला जी के जीवन से जुड़ा है। कहते हैं कि एक बार ओरछा नरेश से अपना परिचय देते हुए निराला ने कहा, हम वो हैं जिनके बाप दादाओं की पालकी आपके बाप दादा उठाते थे। यह कवि की अपनी नहीं बल्कि कवियों की परंपरा की हेकड़ी थी और निराला उस पारंपरिक घटना स्मृति का संकेत कर रहे थे जब सम्मानित करने के लिए छत्रसाल ने भूषण की पालकी स्वयं उठा ली थी। हिंदी साहित्य में ऐसे कवियों की परंपरा है जिसके श्रेष्ठ वाहक कबीर, तुलसी और सूरदास हैं। रीतकालीन कवियों में से भी अनेक ने यह जोखिम उठाया है। गंग कवि को तो जहांगीर ने हाथी के पैरों तले कुचलवा ही दिया था। तो ये तो थी कुछ बातें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये नया शो पसंद आया होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कहीं जाइए मत, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM।